मजाक उड़ाती नजरें और लगातार ठिठोली का कैथरीन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बिल्कुल अप्रभावित रही, न तो उसने पलक झपकाई और न ही चेहरे पर कोई भाव बदला। उसने सिर उठाया और अपनी शुद्ध भूरे रंग की कांच जैसी साफ आंखों से पूरे कमरे को धीरे धीरे देखा। उसकी निगाहों में ठंडक थी, जो जिस पर भी पड़ी उसे कांपने पर मजबूर कर गई। जहां भी उसकी नजर गई, कोई भी उसकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत न कर सका। ठहाकों की गूंज धीरे धीरे थम गई, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक युवा लड़की की नज़रें इतनी तेज और प्रभावशाली हो सकती हैं। वे अनजाने ही उससे डर गए, यहाँ तक कि कुछ देर पहले उन्होंने उसका मजाक क्यों उड़ाया था, ये तक भूल गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी कैथरीन ने बिना सिर घुमाए पीछे खड़े लियोनेल की ओर हाथ बढ़ाया। तुरंत ही लियोनेल ने अपना ब्रीफकेस खोला, कुछ दस्तावेज निकाले और आदरपूर्वक कैथरीन को सौंप दिए। कॉबन ने लियोनेल को तिरस्कार से देखा। लियोनेल इंडस्ट्री का एक प्रसिद्ध वकील था, फिर भी वह इस युवा लड़की के सामने इतना सम्मान दिखा रहा था। कॉबन ने मन ही मन सोचा, यह अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। वह जानना चाहता था कि इस लड़की की चाल क्या है। लियोनेल ने सभी के बीच दस्तावेजों की प्रतियां बांटी और फिर कैथरीन के पास लौट आया। कैथरीन ने हाथ को ठोड़ी पर टेका और नीचे मेज की ओर देखा। उसकी लंबी और घनी पलकों की छाया झलक रही थी। उसने ठंडी नजरों से सबको घूरा और धीरे धीरे बोली। उसकी आवाज गहरी, ठंडी और अजीब तरह से मनमोहक थी। जो दस्तावेज आपके हाथों में हैं, वे मिस्टर डेविड के साथ हुए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप चाहें तो आखिरी पेज देख सकते हैं। मिस्टर डेविड, किसी ने दंग होकर कहा। वो वही नया टेक टायकून था, जिसे प्रभावित करने के लिए हाल ही में सब लोग कोशिश कर रहे थे। कैथरीन की बात सुनकर सभी ने उत्सुकतापूर्वक दस्तावेजों का आखिरी पेज पलटा। जैसे ही उन्होंने आखिरी शर्त पढ़ी, सबके चेहरे पर सदमा और आश्चर्य उभर आया। कई लोगों के मुंह खुले रह गए। वह शेयरहोल्डर जिसने कैथरीन की शिक्षा पर ताना मारा था, हक्का बक्का रह गया। ये कैसे संभव है? वह हकलाया। कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह स्वॉन कॉर्पोरेशन के पक्ष में था, जिसमें उन्हें लगभग सारे फायदे मिल रहे थे। रोकने वाली शर्तें भी बहुत कम थीं, और केवल आखिरी शर्त ही सबसे अहम थी, जिसे कैथरीन ने गिनाया था। उसमें लिखा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कैथरीन खुद इसे साइन न करे और स्वॉन कॉर्पोरेशन की इंचार्ज न बने, वरना ये डील स्वतः रद्द हो जाएगी। यह अजीब था कि मिस्टर डेविड, जिसे पाने के लिए सब बेताब थे, उसने ऐसी शर्त रखी थी। सभी उलझन में कैथरीन की ओर देखने लगे, मानो उससे जवाब चाहते हों। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्टर डेविड पहले ही इस दस्तावेज पर साइन कर चुके हैं। मैं आपको यह नहीं बताऊंगी कि इस प्रोजेक्ट से कितने फायदे होंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखकर कॉबन का चेहरा बिगड़ गया। उसे यकीन था कि यह सब कैथरीन की क्षमता से संभव नहीं था। असल में इसके पीछे उसके पिता ही थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से सब योजनाबद्ध किया था कि कैथरीन चेयरपर्सन बने। पहले तो उन्होंने कैथरीन की शादी ब्रैंडन से तय की ताकि उसे मजबूत सहारा मिले, और अब मिस्टर डेविड तक का रास्ता साफ कर दिया। विसेंटे मर चुके थे, फिर भी कॉबन को चैन से जीने नहीं दे रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि परिवार की संपत्ति उसे, असली बेटे को क्यों नहीं दी गई, और उस बेकार लड़की कैथरीन को क्यों सौंप दी गई। उसने गुस्से में दस्तावेज मेज पर दे मारे और कैथरीन को घूरकर बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है तो क्या तुम कर भी क्या सकती हो? मुझे तुम्हारी असलियत पता है। तुम स्वॉन कॉर्पोरेशन का मजाक बना रही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर उसने सबकी ओर मुड़कर कहा, बस बहुत हुआ, अब वोटिंग करते हैं। उसे पूरा यकीन था कि ये चालाक बूढ़े लोमड़ी जैसे लोग इतने छोटे फायदे के लिए कैथरीन का समर्थन नहीं करेंगे। सबने हामी भरी और वोटिंग के लिए हाथ उठाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वोटिंग शुरू होने वाली थी, अचानक कई लोगों के फोन बज उठे। जिन्होंने मैसेज देखा, उनके चेहरों पर हैरानी और शक झलक उठा।
बाकियों ने भी उत्सुकता में फोन चेक किया और उनके चेहरे पर भी सदमा साफ दिख रहा था। हैरानी के साथ साथ सबके चेहरों पर अपराधबोध भी उभर आया। वे फोन कसकर पकड़ते हुए कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे, मानो डर रहे हों कि कुछ राज खुल न जाए। ये देखकर कॉबन ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या हो रहा है? तुम सब इतने अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो? सभी ने उसकी नजरें चुराईं और सिर झुका लिया। लियोनेल हल्का मुस्कुराया और कैथरीन की ओर देखा, जो अब भी भावहीन बैठी थी। वह जानता था कि वो कितनी सक्षम है। इन लोगों की बेचैनी देखना उसके लिए मनोरंजक था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जेंटलमैन, तो क्या अब हम वोटिंग आगे बढ़ाएं? सबने सिर हिलाया, किसी ने विरोध नहीं किया। कॉबन ने पुष्टि की और ऊंची आवाज में कहा, वोटिंग असेंबली आधिकारिक रूप से शुरू होती है। जो लोग कैथरीन को स्वॉन कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन मानने के पक्ष में हैं, हाथ उठाएं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुष्टि झलक रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि कोई लड़की को सत्ता सौंपने की मूर्खता नहीं करेगा। लेकिन सबकी प्रतिक्रिया ने उसे सन्न कर दिया। कॉबन को छोड़कर सभी ने हाथ उठा दिए, यहाँ तक कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमी, जो सालों से उसके साथ थे, उन्होंने भी कैथरीन का साथ दिया। ये नज़ारा उसके लिए अस्वीकार्य था। उसने दोहराया, जेंटलमैन, मैंने कहा था कैथरीन के पक्ष में हाथ उठाए, उसके विरोध में नहीं। मेरी बात सुनी आपने? सबने सिर झुका लिया, किसी ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। लियोनेल ने भी उसकी बात सुन ली। चिंता मत कीजिए, भले हम बूढ़े हैं, लेकिन हमारी सुनने की ताकत अभी भी ठीक है, उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। कैथरीन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर अधीरता दिख रही थी। क्या अब खत्म हुआ? उसने ठंडे स्वर में पूछा। लियोनेल मुस्कुराया और बोला, हाँ, बिल्कुल। बधाई हो मिस स्वॉन, अब से आप स्वॉन कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन हैं। कॉबन लगभग पागल हो चुका था। उसने गुस्से में सिर उठाया और मेज पर जोर से मुक्का मारा। क्या तुम सब पागल हो गए हो? स्वॉन कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन एक लड़की। इसके पास दिमाग नहीं है और तुम सबके पास भी नहीं। उसकी बातें बेहद कड़वी थीं, लेकिन उसका आपा यूं ही नहीं खोया था। ये हालात ही ऐसे थे कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आसपास बैठे लोगों के चेहरे पर नाराजगी थी। उनकी नज़र में कॉबन हालात और नतीजों को समझ ही नहीं पा रहा था। कैथरीन के पास उनके खिलाफ सबूत थे। वे मजबूर थे उसके सामने झुकने के लिए। आखिर किसी ने सहन न कर पाते हुए कॉबन से कहा, मिस्टर स्वॉन, आखिर वह आपकी बेटी ही है। शायद उसने आपके परिवार से अच्छे गुण पाए हों और बिजनेस जीनियस भी हो सकती है। वह स्वॉन परिवार की ही तो है, तो आप इतने नाराज क्यों हैं? कॉबन की नज़रें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने बोलने वाले को घूरते हुए कहा, बिजनेस जीनियस, मजाक मत करो। उसके लहजे में उपहास साफ झलक रहा था, मानो कैथरीन उसके लिए बेटी ही न हो। लियोनेल अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह कैथरीन के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि वह अपने कानूनी पिता कॉबन से कैसे निपटती है। कॉबन गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन कैथरीन पूरी तरह शांत रही, उसके उफान भरे भावों से बिल्कुल अप्रभावित। उसकी खूबसूरत आंखें कमरे में घूमी और फिर कॉबन पर टिक गईं। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिससे सब ये सोचने लगे कि वह आखिर क्या सोच रही है। मिस्टर स्वॉन, अगर आप चेयरपर्सन की कुर्सी चाहते हैं, तो मैं वो आपको दे सकती हूँ, उसने बेहद शांति से कहा। कैथरीन ने उसकी ओर पलकें झपकाई, मानो उसकी मंजूरी का इंतजार कर रही हो। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कैथरीन घमंड से भरी हुई है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसी बात कह भी दी। कैथरीन के पीछे खड़े लियोनेल ने अपनी गंभीरता बनाए रखने की पूरी कोशिश की। भले ही कॉबन अपने पिता जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन कासिया में उसका काफी दबदबा था। कैथरीन द्वारा उसे चेयरपर्सन की कुर्सी ऑफर करना आसानी से यह गलतफहमी पैदा कर सकता था कि लियोनेल अपनी बेटी को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। असल में कैथरीन ने उसे एहसान जताते हुए पेशकश की, लेकिन उसका असली इरादा उसका सत्ता छीनना था।
यह उसकी चालाक रणनीति थी। कॉबन ने ठंडी निगाहों से कैथरीन को देखा। उसकी आंखें जहरीले सांप जैसी लग रही थीं। उसकी नज़र में ये लड़की कम उम्र, अनाड़ी और घमंडी थी। उसके अनुसार ये बस एक भोली लड़की थी जो बड़ी कंपनी की वारिस बनते ही हकीकत से कट चुकी थी। उसे अजीब लगा कि यह लड़की उसकी खिल्ली उड़ाने की हिम्मत भी करती है। उसके लिए कैथरीन सच में अशुभ थी। जहां भी वह आती, स्वॉन परिवार पर मुसीबत टूटती। आज वह चेयरपर्सन की कुर्सी उसे सौंप ही देगा। वह देखना चाहता था कि यह लड़की 3 महीने में कंपनी के शेयर दाम कैसे बढ़ा पाती है। उसे पूरा भरोसा था कि कैथरीन 3 महीने तो छोड़ी, उससे पहले ही हार मान लेगी। कंपनी चलाना इतना आसान नहीं था जितना वह समझ रही थी। चूंकि तुम चाहती हो कि मैं चेयरपर्सन की कुर्सी संभालूं, तो ठीक है। मैं इस बार तुम्हारी मदद कर देता हूं और तुम्हें थोड़ा अनुभव लेने का मौका देता हूं। लेकिन याद रखना, हमारा समझौता वही रहेगा, कॉबन ने कहा। कैथरीन ने उसकी बात समझकर सिर हिलाया और शांत स्वर में बोली, मैं हमेशा। एम्फ। कॉबन ने ठंडी नाक से आवाज निकाली, कुर्सी से उठा और मीटिंग रूम छोड़ गया। वह कैथरीन का माथत बनकर क्यों रहता। बाकी शेयर होल्डर्स भी एक एक करके कमरे से निकल गए। कैथरीन भी जाने ही वाली थी कि एक काली सूट पहने औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर बड़े सनग्लासेस थे, हाव भाव बेहद सख्त थे और आवाज बिल्कुल भावहीन। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस स्वॉन। मैं चेयरमैन की सेक्रेटरी हूँ। आप मुझे लिंडा कह सकती हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिस्टर स्वॉन ने आपको देने को कहा है। मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, तो आप आधिकारिक रूप से अपनी पोजीशन शुरू कर सकती हैं। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और फाइल्स पर साइन और काम करना होगा। उम्मीद है आप इन्हें जल्दी जान लेंगी। बेहतर होगा कि कल तक पूरी तरह तैयार रहें। इतना कहकर लिंडा ने एक बड़ा सा फाइलों का ढेर कैथरीन के सामने रख दिया। सिर्फ एक दिन में इतनी फाइलें समझना नामुमकिन था। फाइलें रखते ही लिंडा ने कैथरीन को हल्का झुककर सलाम किया और चली गई। कैथरीन ने मेज पर रखी फाइलों को देखा और फिर लियोनेल की ओर नजर डाली। उसकी भौहें उठीं, मानो उसके आत्मविश्वास और दबदबे का प्रदर्शन कर रही हों। लियोनेल उसकी खामोश नज़र को समझ गया और धीरे से बोला, लिंडा सचमुच सेक्रेटरी है और स्वॉन कॉर्पोरेशन में उसकी काफ़ी खौफनाक पहचान है। कैथरीन ने गौर किया कि लिंडा का नाम लेते ही लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने उसकी ओर देखा और उसकी नाजुक भौहों और आंखों में ठंडा और घमंडी भाव झलक रहा था। और बताओ, लियोनेल ने धीमे स्वर में कहा, स्वॉन कॉर्पोरेशन में हर कोई लिंडा को जानता है। वह बेहद कुशल और सख्त है, इसी वजह से लोग उसे क्रूएला द विल कहते हैं। यहाँ तक कि आपके पिता भी उसके गुस्से को काबू नहीं कर पाते थे। आपके साथ उसका रवैया सामान्य है, क्योंकि वह कभी किसी का पक्ष नहीं लेती, यहाँ तक कि आपके पिता का भी नहीं। क्या वह अपने काम में अच्छी है? कैथरीन ने सिर थोड़ा तिरछा किया। अगर उसकी आंखें इतनी ठंडी न होती तो वह बिल्कुल प्यारी लगती। कैथरीन का सवाल सुनकर लियोनेल ने तुरंत अंगूठा उठाकर कहा, वह सबसे बेहतरीन है। अगर लिंडा को लियोनेल ने स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से उसके पास असाधारण बिजनेस स्किल्स थीं। कैथरीन ने ये पहले ही भांप लिया था। लिंडा ने उसे कमज़ोर नहीं आंका, लेकिन उसकी आंखों में साफ नफरत थी। लिंडा को पसंद करना या न करना मायने नहीं रखता था। कैथरीन को सबका दिल जीतने से ज्यादा अपने लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी था। लियोनेल ने अपनी नाक छुई और उसकी आंखों में बेबसी झलकने लगी। उसने सोचा था कि सालों की मेहनत के बाद वह ऊंचे पद तक पहुंचेगा। वो कभी एक सफल वकील हुआ करता था, लोग उससे केस लड़ने की भीख मांगते थे। लेकिन अब वह एक कम उम्र की लड़की का सहायक बनकर रह गया था। विसेंटे ने सचमुच उसे मुश्किल में डाल दिया था। मेज पर रखे ऊंचे फाइलों के ढेर को देखकर लियोनेल घबरा गया। इतनी फाइलें एक दिन में पढ़ना तो किसी जीनियस के लिए भी असंभव था। दोपहर की क्लास शुरू होने से पहले तक कैथरीन ने सोचा था कि वो कहीं आराम करेगी, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने लियोनेल की ओर देखकर कहा,
अगर तुम्हारे और काम है तो तुम जा सकते हो। लियोनेल ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं आज फ्री हूँ। मैं स्वान कॉर्पोरेशन में 10 साल से हूँ और उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे से जानता हूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो बेहिचक कहिए। कैथरीन जैसी शख्सियत के साथ काम करने का मौका दूसरों के लिए ईर्ष्या की बात थी। लियोनेल के पास जाने का कोई इरादा नहीं था। कैथरीन को लगा था कि वह जाना चाहता है, लेकिन जब उसने मन बदल लिया तो उसने उसे रुकने दिया। वह आराम से कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई और एक डॉक्यूमेंट पढ़ने लगी। लियोनेल चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसने हाथ में कॉफी का कप उठाया था, लेकिन हैरत से उसका मुंह इतना खुला रह गया कि वह उसे नीचे रखना ही भूल गया। उसने जिंदगी में कई बुद्धिमान लोगों को देखा था, लेकिन कैथरीन जैसी तेज दिमागी कभी नहीं देखी। वह कुछ ही सेकंड में मोटी मोटी फाइलें पलटकर समझ जाती थी। जो फाइलें एक आम आदमी को दिन भर लगते और किसी तेज इंसान को आधा दिन, कैथरीन उन्हें 3 मिनट से भी कम में खत्म कर देती। आखिरी फाइल तक पढ़कर उसने लियोनेल की ओर नजर डाली। लियोनेल वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें फैली हुई, जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या देखा। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों झलक रहे थे। कैथरीन ने हल्की भान सिकुड़कर शांत स्वर में पूछा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? या मुझे और कुछ करना है? उसकी आवाज़ धीमी और सपाट थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार झलक रहा था कि कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। लियोनेल अचानक हकीकत में लौटा। उसने धीरे से अपने जबड़े को छुआ, जो अब तक सख्त हो गया था। उसकी आवाज़ कांपती हुई निकली, मिस स्वॉन, आपने सब कुछ पूरा कर लिया। लियोनेल का सवाल सुनकर कैथरीन ने सहजता से सिर हिलाया, जैसे अब तक हुई घटनाओं का उस पर कोई असर न पड़ा हो। 1 घंटा लग चुका था, जो उसके लिए बहुत लंबा समय था। मैंने सब पढ़ लिया है और मुख्य बिंदु याद कर लिए हैं। स्वान कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे कोई सवाल हुआ तो मैं आपसे संपर्क करूंगी। उसकी आवाज़ ठंडी थी, बिना किसी गर्माहट या भावना के। लेकिन लियोनेल को क्यों ऐसा लगा जैसे इसमें व्यंग्य छिपा हो। उसे खुद पर ही मूर्खता महसूस हुई कि उसने पहले मदद की पेशकश की थी। क्या ऐसी लड़की, जो केवल 1 घंटे में इतना कुछ समझ और याद कर ले, सच में किसी सहायता की ज़रूरत रखती थी? कैथरीन को उठकर जाते देख लियोनेल भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। अब वो समझ गया कि मिस्टर स्वॉन क्यों कैथरीन को परिवार का बिजनेस संभालने के लिए जोर दे रहे थे। स्वान कॉर्पोरेशन का कैथरीन के बिना कोई भविष्य नहीं था। अगर वह चाहती तो स्वान कॉर्पोरेशन को अजेय बना सकती थी। जैसे ही वे नीचे ग्राउंड फ्लोर पहुंचे, लियोनेल कैथरीन से उसकी अगली मंजिल पूछना चाहता था ताकि व्यवस्था कर सके। लेकिन उससे पहले ही एक लंबा और प्रभावशाली आदमी अचानक सामने आ खड़ा हुआ। उसमें एक शाही आभा थी और उसकी मौजूदगी ठंडक जैसी महसूस हो रही थी। लियोनेल ने उसे पहचान लिया, वह पैक्सटन था, ब्रैंडन का सहायक। लेकिन पैक्सटन यहाँ क्या कर रहा था? लियोनेल ने कैथरीन की ओर देखा। कैथरीन को उसके आने से कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे उसके लिए फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन है। पैक्सटन ने स्थिर भाव से कैथरीन को देखा और कैथरीन ने भी उसे ठंडी निगाहों से जवाब दिया। फिर पैक्सटन ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, मिस स्वॉन, मिस्टर डंकन को पता चला कि आप स्वान कॉर्पोरेशन के ऑफिस में हैं, इसलिए वे आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया मेरे साथ आइए। पैक्सटन की बात सुनकर कैथरीन ने हल्का भौहें सिकोड़ ली। कहा जाता था कि यह आदमी बेहद दूर और उदासीन है, लेकिन फिर भी वह परछाई की तरह उसका पीछा करता था। हालांकि कैथरीन को इस बात पर आश्चर्य नहीं था कि ब्रैंडन को उसकी मौजूदगी का पता चल गया था। आखिर डंकन परिवार इतने सालों से कासिया शहर पर राज नहीं करता अगर उनमें ये ताकत न होती। कैथरीन सोच रही थी, ब्रैंडन इस बार क्या चाहता है? पहले उसने उसे डिनर पर बुलाया था और बिजनेस प्रोजेक्ट दिया था। अब उसका मकसद क्या था? लेकिन कैथरीन उन बातों पर समय बर्बाद करना पसंद नहीं करती थी जिन्हें वह जान नहीं सकती। उसने पैक्सटन की ओर देखा, जिसने तुरंत उसकी नज़रों का मतलब समझ लिया और इशारे से रास्ता दिखाया।
कैथरीन वहां से निकल गई, लियोनेल को इमारत के बाहर छोड़कर। लियोनेल जानता था कि कैथरीन ब्रैंडन की मंगेतर है, इसलिए उसके साथ जाना तीसरा पहिया बनने जैसा होता। ब्रैंडन की कार बाहर इंतजार कर रही थी। पैक्सटन ने कैथरीन के लिए दरवाज़ा खोला। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, कैथरीन ने अंदर बैठे उस आकर्षक और खतरनाक चेहरे को देखा। दुनिया में खूबसूरत लोग बहुत हैं, लेकिन ब्रैंडन जैसा नज़र खींचने वाला कोई विरला ही होता है। उसकी आभा के साथ मिलकर वह सचमुच लाखों में एक था। कैथरीन कार में बैठ गई। तभी ब्रैंडन की गहरी निगाहें उस पर टिक गईं, होठों पर हल्की, रहस्यमय मुस्कान के साथ। कैथरीन ने भी उसकी ओर देखा, चेहरा बर्फ सा ठंडा, आंखों में कोई भावना नहीं। फिर भी उसकी उठी हुई नज़रें जैसे ये पूछ रही हों, तुम यहाँ क्यों आए हो? कैथरीन की यह अदा देखकर ब्रैंडन को वह और भी दिलचस्प लगी। वो किसी रहस्यमय पहेली की तरह थी, जितना पास आता उतना ही मुश्किल हो जाता उसे सुलझाना। उसे खबर मिली थी कि कैथरीन स्वॉन कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन बनने की तैयारी कर रही है। क्या वह सचमुच सोचती थी कि वह उस पद को संभाल सकती है? पहले ब्रैंडन को ये लगभग असंभव लगा था, लेकिन अगर कैथरीन चाहती तो वह उसकी मदद करने को तैयार था। लेकिन यहाँ आकर उसने सुना कि लगभग सभी शेयरहोल्डर्स ने कैथरीन को नए चेयरपर्सन के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये बात उसे हैरान कर गई। एक बार फिर कैथरीन ने असंभव को संभव कर दिखाया था, और ब्रैंडन अब मानने लगा कि शायद वही स्वॉन परिवार के साथ 3 महीने की शर्त पूरी कर सकती है। ब्रैंडन ने कैथरीन की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी लंबी, पतली, सुडौल उंगलियां हैंडशेक का इंतजार कर रही थीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिस स्वॉन, उसने नाम को खास अंदाज में खींचकर बोला। उसकी आवाज़ गहरी और चुंबकीय थी, और अंदाज इतना मोहक कि नज़रें हटाना मुश्किल था। कैथरीन, जो आमतौर पर किसी से प्रभावित नहीं होती थी, उसने भी पल भर के लिए दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। उसकी नज़र ब्रैंडन के हाथ पर गई, साफ सुथरे नाखून, लंबी पतली उंगलियां, हर बारीकी का ध्यान रखा हुआ। लेकिन कैथरीन ने ब्रैंडन का हाथ नहीं मिलाया। वो उससे नफरत नहीं करती थी, पर किसी से शारीरिक संपर्क भी पसंद नहीं करती थी। उसने ठंडे और दूर भाव से जवाब दिया, थैंक यू। सामने बैठे पैक्सटन को ये देखकर झटका लगा। उसने कभी किसी को अपने बॉस के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और उसे कैथरीन की चिंता होने लगी। अगर उसका बॉस गुस्सा हो गया तो कैथरीन मुश्किल में पड़ सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसकी हैरानी और बढ़ गई। ब्रैंडन कैथरीन के इस ठंडे बर्ताव से नाराज नहीं हुआ। उसने शांति से अपना हाथ पीछे खींच लिया, बिना किसी शर्मिंदगी के। वो सचमुच अपनी शख्सियत पर खरा उतरा, नाजुक हालात में भी संतुलित और शालीन। अब जब स्वॉन कॉर्पोरेशन का मामला सुलझ गया है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? दोपहर का समय है, क्या हम साथ में लंच करें? कैथरीन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। यह आदमी हमेशा खाने की ही बात क्यों करता है? नहीं, मुझे तो बस थोड़ी देर सोने की जगह चाहिए। इस बार ब्रैंडन ने उसकी बात मानने के बजाय खुद ही फैसला लिया, क्योंकि उसे पता था अगर वो उसकी राय पूछेगा तो जवाब ना ही मिलेगा। उसने ठंडी आवाज़ में पैक्सटन से कहा, ड्राइव टू ल बाउचॉन। ल बाउचॉन एक प्राइवेट डाइनिंग रेस्टोरेंट था, जिसका नाम ही बता रहा था कि वहाँ विदेशी खाना मिलता है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर ब्रैंडन पहले उतरा और फिर कैथरीन के लिए खुद कार का दरवाज़ा खोला। इससे पहले ही पैक्सटन ने रेस्टोरेंट को ब्रैंडन के आने की खबर दे दी थी। स्टाफ उसकी पहचान जानकर चौकन्ना हो गया और इस खास मेहमान का इंतजार करने लगा। लेकिन वे तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा व्यक्ति खुद किसी और के लिए दरवाज़ा खोल रहा है। क्या वाकई कार में बैठा शख्स डंकन परिवार के वारिस से भी बड़ा था? कैथरीन ने बाहर का नज़ारा देखा। जगह कृत्रिम थी लेकिन सजावट बेहद सुंदर। चूंकि उसने अभी तक खाना नहीं खाया था, उसने सोचा कि माहौल को देखते हुए यहाँ कुछ खा लेना बुरा नहीं होगा। जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा, सबकी नज़रें उसकी लंबी, पतली टांगों पर टिक गईं।
और अगले ही पल वे उसकी खूबसूरती से दंग रह गए। साधारण सफ़ेद टी शर्ट पहने होने के बावजूद उसका नाजुक चेहरा सबको उसके कपड़े भुला रहा था। उसकी खूबसूरती इतनी प्राकृतिक थी कि वह चाहे पजामा में भी हो, शानदार ही लगेगी। सबकी निगाहें जब कैथरीन पर टिकी हुई थीं, वह ब्रैंडन के साथ चलते हुए रेस्तरां में दाखिल हुई। रेस्तरां का इंटीरियर बिल्डिंग की शैली से मेल खाता था, जो एक शालीन और अनोखा माहौल देता था, मानो किसी विदेशी देश में पहुंचा दिया हो। उन्हें सबसे बड़ा प्राइवेट रूम दिया गया। बड़ा इसलिए नहीं कि उसमें बड़ी टेबल थी, बल्कि इसलिए कि उसका एरिया बेहद विशाल था, बिल्कुल एक खुले रेस्टोरेंट की तरह। ब्रैंडन ने मेन्यू कैथरीन को थमाते हुए पूछा, क्या खाना चाहोगी? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका नाजुक चेहरा हाथ पर टिके हुए थकान और कमजोरी जाहिर कर रहा था। ब्रैंडन ने उसकी हालत देखकर गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, तो मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ। खाने के बाद मैं तुम्हें आराम करने ले चलूंगा। कैथरीन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे डिश चुनना कभी पसंद नहीं था, इसलिए उसने ब्रैंडन पर छोड़ दिया। अगर कुछ पसंद नहीं आता तो वह बस खाती ही नहीं। क्योंकि वहाँ सिर्फ दोनों ही थे, ब्रैंडन ने सोचा कि साधारण सा लंच ही बेहतर होगा। उसने 2 सेट्स ऑर्डर किए, एक स्टार्टर्स, एक मेन डिश और एक डेजर्ट, और खासतौर पर शेफ से कहा कि कैथरीन के लिए स्पाइसी डिश बनाए। कैथरीन ने जब मसल्स और फिश वाली डिश देखी तो उसे स्वादिष्ट और आकर्षक लगी। उसने खुद ही चम्मच कांटा उठाया और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। पूरे खाने के दौरान कैथरीन खामोश रही और ब्रैंडन भी ज्यादा बातें करने वाला नहीं था। दोनों ने बिना कोई शब्द बोले लंच किया। बीच बीच में ब्रैंडन हल्की आवाज में फिश की हड्डियां निकालकर उसकी प्लेट में रख देता। खाओ, उसने कहा। कैथरीन ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें बेफिक्री और आज़ादी झलक रही थी। फिश का स्वाद तो लाजवाब था, लेकिन उसमें बहुत सी छोटी हड्डियां थीं। इसलिए भले ही उसे पसंद आई, वो उनसे झंझट नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये देखकर उसे हैरानी हुई कि सामने बैठा आदमी धैर्य से उसकी हड्डियां निकाल रहा था। उसने उसकी यह पेशकश ठुकराई नहीं और आराम से डिश का मजा लिया। पास बैठे पैक्सटन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके बॉस का कार का दरवाज़ा खोलना तो सज्जनता माना जा सकता था, मगर उसके लिए मछली की हड्डियां निकालना, ये तो हद से आगे था। क्या ये सच्चा प्यार था? मुख्य डिश खत्म होने के बाद कैथरीन कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी आंखें आधी मुंदी हुई थीं, जैसे कोई आलसी बिल्ली नींद ले रही हो। उसे इस हाल में देखकर ब्रैंडन ने फिर एक नज़र डाली। ये लड़की मानो रहस्यमयी थी, जिसे वह कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर तुम फुल हो गई हो, तो हम निकल सकते हैं। ये कहते ही ब्रैंडन खड़ा हुआ और कैथरीन भी उठ खड़ी हुई। लेकिन वह सीधे रेस्तरां से बाहर नहीं गया। वह उसे एक सुंदर कॉरिडोर से होते हुए दूसरे आंगन में ले गया। पैक्सटन ने दरवाज़ा खोला, मानो ये जगह उसके लिए जानी पहचानी हो। अंदर पहुंचकर ब्रैंडन ने कैथरीन को ऊपर ले जाया। उसने दरवाज़ा खोला और फिर उसकी ओर देखकर इशारे से कुछ जताया। कैथरीन को समझ नहीं आया कि उसका इरादा क्या है। एक पुरुष के साथ अकेले कमरे में जाना खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन उसे ब्रैंडन से डर नहीं था। वह जानती थी कि वह उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि वहाँ का इंटीरियर काले, सफ़ेद और ग्रे रंगों में था, बिल्कुल ब्रैंडन की मिनिमलिस्ट स्टाइल जैसा। देखो देखते हुए उसने भौहें उठाईं और इंतज़ार करने लगी कि आगे वह क्या करता है। ब्रैंडन ने पास खड़े बिस्तर की ओर इशारा किया और धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके कान के पास कहा, सो जाओ, मैं काम करूंगा। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। ये आखिर कर क्या रहा है, उसने मन ही मन सोचा। फिर वह बिस्तर पर लेटी और चंद सेकंड में गहरी नींद में सो गई। ब्रैंडन ने अपना लैपटॉप निकाला और पास की सोफे पर बैठकर चुपचाप काम करने लगा। कीबोर्ड पर टाइप करते हुए भी वह ध्यान रख रहा था कि आवाज़ से उसकी नींद न टूटे। समय तेजी से बीत गया। दोपहर के 1:30 बजे कैथरीन धीरे धीरे उठ बैठी। न कोई अलार्म था, न किसी ने जगाया, वह खुद ही समय पर उठी।
और संयोग से ये वही समय था जिसमें स्कूल तक पहुंचा जा सकता था, मानो उसने पहले से ही दिमाग में कैलकुलेट कर रखा हो। ये देखकर ब्रैंडन भी हैरान हुआ। यह उसकी जैविक घड़ी पर असाधारण पकड़ दर्शाता था। जाग गई। उसकी गहरी और सधी हुई आवाज में हल्की गर्माहट थी। आमतौर पर कैथरीन को जागते ही किसी का बोलना पसंद नहीं था, लेकिन ब्रैंडन की आवाज उसे खल नहीं रही थी, बल्कि उसे सुनना अच्छा लग रहा था। खिड़की से आती धूप उसके गोरे और मुलायम चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। वह थोड़ी देर बिस्तर पर बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी। ब्रैंडन ने उसके लिए कॉफी लाई और बढ़ाते हुए पूछा, लोगी? उसने बिना मना किए कप लिया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। उसके हावभाव में न कोई झिझक थी, न कोई बनावट, सिर्फ सलीका और तेजी। कप वापस देते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो। ये कहकर वह पलट गई, बिना परवाह किए कि ब्रैंडन पीछे आ रहा है या नहीं। ब्रैंडन ने कप की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। कम से कम उसने उसे साथ चलने का इशारा तो किया था, ये भी प्रगति थी। नीचे उतरकर कैथरीन उसकी कार में बैठी और वह उसे स्कूल छोड़ने ले गया। मंजिल पर पहुंचकर कैथरीन कार का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि अचानक ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह पलटी और गुस्से से उसे घूरा। लगता था अब वह उसकी हदें पार करने लगा है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर ब्रैंडन ने इस बार कोई वाजिब वजह नहीं दी, तो वह उसे सबक सिखाएगी कि उसकी अनुमति के बिना हाथ लगाना सही नहीं। मगर ब्रैंडन ने एक हाथ से उसकी कलाई थामी और दूसरे हाथ से दराज से एक बॉक्स निकाला। ये लो, कैथरीन ने देखा। वह महंगे और खूबसूरती से पैक किए गए चॉकलेट का डिब्बा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी झलकने की बजाय ठंडापन ही था। मुझे मीठा पसंद नहीं, उसने सीधे मना कर दिया। उसे तेज स्वाद वाले खाने पसंद थे, मिठाई और चॉकलेट नहीं। ब्रैंडन ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, यह मीठा चॉकलेट नहीं है। जब तुम्हारा ब्लड शुगर लो हो तब खा लेना। कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं। उसे हैरानी हुई कि यह आदमी उसकी हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में कैसे जानता है। ब्रैंडन उसकी शंका समझ गया, मगर चुप रहा। बस हल्की मुस्कान दी और बोला, जाओ, वरना क्लास के लिए लेट हो जाओगी। कैथरीन ने सिर हिलाया और चॉकलेट का बॉक्स हिलाते हुए कहा, थैंक्स। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी और भावहीन थी। फिर वह पलटी और चली गई, मानो कुछ देर पहले का सबक सिखाने वाला ख्याल भूल ही गई हो। कक्षा में पहले शोरगुल था, लेकिन जैसे ही कैथरीन अंदर आई, सब कुछ तुरंत शांत हो गया। उस पल सारी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसके कपड़े बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग थे, जो सभी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। साधारण सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहनने के बावजूद वह ऐसे लग रही थी जैसे कोई फिल्म स्टार रेड कारपेट पर चल रही हो। सहपाठियों की गहरी निगाहों के बावजूद कैथरीन बिल्कुल बेपरवाह रही। उसके चेहरे पर ठंडा और उदासीन भाव था और वह सीधे अपनी सीट की ओर बढ़ी। उसके पहुंचने से पहले ही पास खड़े ब्रायन ने एक कुर्सी खींचकर उसके लिए इशारा किया। प्लीज, उसने कहा। कैथरीन ने उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उसके नाजुक चेहरे में एक हल्की सख्ती झलक रही थी। ब्रायन को उसका जवाब मिलते ही चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसके लिए यह मानो कैथरीन से दोस्ती की ओर एक कदम और था। ब्रायन स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का था और कक्षा की कई लड़कियां उस पर फिदा थीं। उनके लिए ये खुशी की बात थी कि हमेशा ठंडे स्वभाव वाला ब्रायन अचानक मुस्कुरा रहा था। कुछ लड़कियां तो खुशी से चीख भी उठीं। ओह माय गॉड, देखा तुमने? ब्रायन मुस्कुराया। कितना क्यूट है वो। हाँ, मैंने भी देखा। वो सबसे हैंडसम है। लेकिन ऐसा क्यों लगा कि वो उस अपशकुनी कैथरीन की तरफ मुस्कुरा रहा था? उसमें ऐसा क्या है? धीरे बोलो, अगर उसे सुनाई दे गया तो मुसीबत होगी। और वह लड़की तुरंत चुप हो गई। कैथरीन अपनी सीट पर बैठ गई। उसने बैग मेज पर रखा, आगे झुककर अपनी बाहों पर सिर टिकाया और तुरंत सो गई। गॉसिप करने वाले छात्रों ने उसकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर फिर से बातें शुरू कर दीं। क्या कैथरीन स्कूल से निकाल नहीं दी गई थी? सुबह तो नहीं आई थी,
और अब दोपहर में वापस आ गई। कौन जानता है, शायद स्वॉन्स ने स्कूल को एक और बिल्डिंग दान कर दी होगी। सभी की नज़रें कैथरीन पर तंज से भरी थीं। अगर ब्रायन उसका साथ न देता तो शायद कक्षा में बवाल हो जाता। दुर्भाग्य से दोपहर की पहली क्लास मैथ्स की थी। सुबह भी मैथ्स की क्लास हुई थी और मैथ्स टीचर तब ये देखकर खुश हुई थी कि कैथरीन की सीट खाली है। उन्हें पूरा यकीन था कि इतना कमज़ोर छात्र इस क्लास में टिक नहीं पाएगा। लेकिन दोपहर में फिर से उसे देखकर, और वह भी हमेशा की तरह सोते हुए, उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने जोर से लेसन प्लान मेज पर पटका। ये क्या हो रहा है? इतना निकम्मा छात्र मेरी क्लास में कैसे आ सकता है? कक्षा पूरी तरह शांत हो गई। सिर्फ ब्रायन को लगा कि टीचर कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। वो कैथरीन का पक्ष लेने ही वाला था कि कैथरीन ने उसका हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। सोती हुई कैथरीन धीरे धीरे उठी और आराम से पीछे कुर्सी पर टिक गई। आज उसने ब्रैंडन के साथ लंच किया था, जिससे उसकी आधे घंटे की नींद कम हो गई थी। इसलिए अब बहुत नींद आ रही थी। उसने नहीं सोचा था कि टीचर इतनी परेशान करने वाली होंगी। ब्रायन ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी तनी हुई भौहें और आंखों में झलकती ठंडक पूरे क्लास में सिहरन पैदा कर रही थी। उसे अचानक लगा कि मैथ्स टीचर के लिए अब मुश्किलें आने वाली हैं। मैथ्स टीचर ने कैथरीन की ठंडी और अकड़ भरी नज़र से नज़र मिलाई और उनका गुस्सा और भड़क गया। कैथरीन, मत सोचो कि मैं तुमसे डरूंगी। मुझ पर अकड़ दिखाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें सुबह स्कूल से निकाला गया था और अब तुम दोपहर में बेहयाई से लौट आई हो। तुम तो हर जगह कलंक हो। चलो, बुरा मत मानना। मुझे पता है तुम अभी सिर्फ एलिमेंट्री लेवल की समझ रखती हो, इसलिए कुछ समझ नहीं पाती। मुझे शक है कि मेरी बात भी समझ पा रही हो। टीचर के ताने सुनकर छात्र अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर टीचर को और घमंड हुआ। उसने भौहें उठाकर तिरस्कार भरी नज़र कैथरीन पर डाली। अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो इस क्लास में मत रहो। सुबह ड्रॉप आउट किया और अब दोपहर में वापस आ गई। अगर मैंने सिक्योरिटी बुला ली तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। कैथरीन ने आंखें घुमाईं। उसके नाजुक चेहरे पर शरारती आकर्षण उभरा। उसने भौं उठाकर मंच की ओर देखा। किसने कहा कि मुझे आज सुबह स्कूल से निकाला गया था? कल ही मैथ्स टीचर ने उसके ससुर को प्रिंसिपल को फ़ोन करके धमकाने को कहा था। अगर कैथरीन को स्कूल से नहीं निकाला गया तो वे स्कूल का फंड रोक देंगे। उन्हें यकीन था कि ऐसी कमज़ोर छात्रा स्कूल में नहीं रह पाएगी। ड्रामा मत करो। तुम्हें निकाला गया था या फिर छुट्टी ले ली? टीचर ने व्यंग्य से कहा। अगर बहाना बनाना है तो ढंग का बनाओ। मुझे कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं। मैंने सच में छुट्टी ली थी। कैथरीन ने शांति और लापरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर टीचर हंस पड़ी। हा हा हा, सच में तुम्हें तालीम की कमी है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुमने मान भी लिया। अगर तुम सच में एक्सपेल नहीं हुई और छुट्टी ली थी तो मैं अभी यहीं ये चौक खा लूंगी। कैथरीन अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। हाथ पॉकेट में डाले वह मंच की ओर बढ़ी। ठीक है, आपने खुद कहा है। उसने ब्रायन को इशारा किया। ब्रायन चुपचाप क्लास से बाहर निकला और होमरूम टीचर को ले आया। ब्रायन वापस आकर होमरूम टीचर से बोला, क्या कैथरीन ने आज सुबह छुट्टी ली थी? होमरूम टीचर ने हैरानी से पूरी क्लास के सामने सिर हिलाया। हाँ, उसने छुट्टी ली थी। क्या ये फैमिली इश्यू की वजह से नहीं था? मैथ्स टीचर का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने होमरूम टीचर की ओर गुस्से से देखा। कैथरीन को बचाने की कोशिश मत करो। उसे निकाला गया था और अब तुम कह रहे हो कि उसने छुट्टी ली थी। एक टीचर होकर तुम्हें सबके सामने झूठ बोलने की शर्म नहीं आती? ये सुनकर होमरूम टीचर का चेहरा सख्त हो गया। आपका क्या मतलब है? मैं होमरूम टीचर हूँ। मुझे नहीं पता होगा अगर मेरी स्टूडेंट एक्सपेल हुई होती। कैथरीन ने सुबह छुट्टी ली थी और मैंने खुद अप्रूव की थी। उसके पेरेंट्स ने फ़ोन करके फैमिली इश्यू समझाया था। ये सुनकर मैथ्स टीचर का चेहरा पीला पड़ गया। तो कैथरीन ने सच में छुट्टी ली थी?
तो इसका मतलब? अचानक लियाना खड़ी हो गई। उसने होमरूम टीचर की ओर उंगली उठाई और जोर से बोली, वो झूठ बोल रही है। भीड़ स्तब्ध रह गई, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लियाना ने कैसे हिम्मत की कि वो पूरी कक्षा के सामने होमरूम टीचर पर आरोप लगाए। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। होमरूम टीचर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। लियाना, ये तुम क्या कर रही हो? ये बहुत असम्मानजनक है। क्या तुम्हें लगता है कि टीचर से ऐसे बात करना ठीक है? मैथ टीचर ने लियाना के आरोप में मौका देखा और तुरंत बोली, लियाना, अगर तुम्हें कुछ पता है तो डरना मत। खुलकर बताओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लियाना ने सिर हिलाया, मानो कैथरीन की असली सच्चाई उजागर करना उसका मकसद हो। मैं कैथरीन के साथ रहती हूँ और मेरे माता पिता ने कभी टीचर को फोन नहीं किया, उसने साफ साफ कहा। स्कूल में पहले से ही अफवाह थी कि कैथरीन स्वॉन्स परिवार की वो बेटी है जिसे गांव से वापस लाया गया था, लेकिन कोई सबूत कभी सामने नहीं आया था। कैथरीन ने भी कभी खुद इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए ये बस अफवाहों तक ही सीमित रहा। लियाना की बातों ने मानो उस अफवाह की पुष्टि कर दी, जिससे ये जाहिर होता था कि कैथरीन सचमुच उसकी बहन है। जैसे ही लियाना ने अपनी बात खत्म की, सभी निगाहें कैथरीन पर टिक गईं, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। ध्यान का केंद्र होने के बावजूद कैथरीन बिल्कुल शांत रही। उसका खूबसूरत मगर ठंडा चेहरा लियाना की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। कैथरीन का ये संतुलित चेहरा लियाना को चुभ रहा था। वो उसकी आंखों में डर देखना चाहती थी, उसे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके पास ताकत है। लेकिन कैथरीन की ठंडी निगाहें सिर्फ लियाना पर टिकी रहीं। ये न बदलने वाली नज़र किसी तरह लियाना को बेचैन करने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लियाना ने कैथरीन को घूरते हुए अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की और बोली, तो बताओ, क्या तुमने अपनी गैरहाजिरी छिपाने के लिए किसी को परिवार वाला बनाकर भेजा था या फिर होमरूम टीचर झूठ बोल रही हैं? कैथरीन ने ठंडी हंसी छोड़ी और लियाना की तरफ देखा। उसकी शांति ने लियाना की ऊंची आवाज़ों को ऐसे बना दिया जैसे चिड़ियाघर में बंदर तमाशा कर रहा हो और सब उसका मजा ले रहे हों। लियाना, चूंकि तुम्हें इतनी जिज्ञासा है, क्यों न तुम होमरूम टीचर से पूछ लो कि आज सुबह उन्हें किसने कॉल किया था। इससे पहले कि लियाना कुछ पूछती, होमरूम टीचर ने खुद कहा, वो कैथरीन का गार्जियन था, मशहूर वकील मिस्टर बोल्टन। कैथरीन की कस्टडी हमेशा विसेंटे के पास रही थी और बाद में लियोनेल को सौंप दी गई थी। हालांकि कैथरीन अब बालिग थी, लेकिन उसकी पढ़ाई की वजह से कस्टडी अभी भी खत्म नहीं की गई थी, ताकि स्कूल के कागजों में गार्जियन का नाम दर्ज रहे। लियाना के चेहरे पर झुंझलाहट देखकर कैथरीन के चेहरे पर हल्की संतुष्टि झलकी। उसके लिए लियाना जैसी लोग कभी मायने नहीं रखते थे, क्योंकि वे एक ही स्तर पर नहीं थे। लेकिन आज कैथरीन का मूड ठीक नहीं था। सुबह उठने के बाद उसका मूड खराब था, और जब वो गुस्से में होती तो सामने वाले को उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती। कैथरीन मंच पर गई और जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। उसके पुराने फ़ोन को देखकर सब दंग रह गए। क्या वह पिछली सदी से आई थी? अभी तक इतना पुराना फ़ोन कौन इस्तेमाल करता है? क्या वह व्हाट्सएप तक इस्तेमाल नहीं करती? जब सब हैरानी से कैथरीन को देख रहे थे, उसने फ़ोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और हल्की मुस्कान के साथ लियाना की तरफ देखा। अगर तुम्हें सच में जानना है कि मैं आज सुबह क्या कर रही थी, तो मुझे तुम्हें दिखाने में कोई आपत्ति नहीं। कैथरीन ने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप किया और अचानक मंच के कंप्यूटर पर स्क्रीन खुल गई। स्क्रीन पर ग्लोबल फाइनेंशियल टाइम्स की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। स्वॉन कॉर्पोरेशन का नया चेयरपर्सन चुना गया है। ये है कैथरीन स्वॉन, स्वॉन कॉर्पोरेशन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विसेंटे स्वॉन की दूसरी पोती। ये रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रकाशित की है। दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल चैनल ग्लोबल फाइनेंशियल टाइम्स कभी अपनी रिपोर्टिंग में गलती नहीं करता था। खबर खत्म होते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। लियाना की आंखें हैरानी से फैल गईं। कैथरीन चेयरपर्सन बन गई। ये कैसे हो सकता है? पापा ने इस पर हामी कैसे भर दी? आखिर चल क्या रहा है?
ब्रायन तक हैरान था। उसने कैथरीन की तरफ देखा और अंगूठा उठाकर बोला, कैथरीन, तुम सुबह अपनी $1 ट्रिलियन की विरासत संभाल रही थीं। कमाल है, अब से तुम मेरी आइडल हो, मैं तुम्हें बॉस कहूँगा। सभी दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी सामान्य सी क्लासमेट अचानक $1 ट्रिलियन की वारिस बन गई थी। सबसे ज्यादा अविश्वास मैथ टीचर को हुआ। उसने हमेशा सोचा था कि कैथरीन बस अपनी पृष्ठभूमि की वजह से सिंसियर हाई स्कूल में आई है, अपने परिवार के लिए एक बोझ। लेकिन अब सामने सच था, वह स्वॉन कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन थी और उसके पिता जैसा ताकतवर व्यक्ति भी इसे बदल नहीं सकता था। मैथ टीचर को एहसास हुआ कि उसने गहरी मुसीबत मोल ले ली है। उसके मन में डर समा गया, लेकिन कैथरीन का इरादा उसे आसानी से छोड़ने का नहीं था। वह मेज से चॉक होल्डर उठाकर मैथ टीचर के सामने फेंक दिया। चेहरे पर ठंडी कठोरता और आंखों में नुकीली धार थी। मैडम, अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें। मैथ टीचर घबरा गई और जबरन मुस्कुराते हुए बोली, कैथरीन, वो तो बस मजाक था, चलो इसे भूल जाते हैं। गलत फहमी हो गई थी, है न? लेकिन कैथरीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं खेल नहीं खेलती, उसने ठंडी आवाज में कहा। उसकी रौबदार मौजूदगी से कोई चूक नहीं थी। उसने मैथ टीचर की ओर बगावती, अहंकारी और हल्की शैतानी भरी नजर से देखा। तुम निश्चिंत रहो, अगर मैं अगले हफ्ते क्लास में फर्स्ट नहीं आई तो मैं खुद स्कूल छोड़ दूंगी। कक्षा में खामोशी छा गई। मैथ टीचर का चेहरा उतर गया और बाकी छात्र भी कैथरीन से सहम गए। तभी होमरूम टीचर बीच बचाव के लिए आगे आईं। कैथरीन, मेरी गुजारिश है। मैथ टीचर का कोई बुरा इरादा नहीं था। क्यों न मैं उनसे माफी मंगवा दूं और हम आगे बढ़ें। क्या कहती हो? कैथरीन ने होमरूम टीचर की ओर देखा, जो साल की शुरुआत से ही उसके लिए हमेशा खड़ी रही थीं। उसने हल्की सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ आपके लिए है। होमरूम टीचर तुरंत मैथ टीचर को बुलाने गईं। अनमने ढंग से मैथ टीचर ने कैथरीन को देखा और कहा, आज जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। हालांकि वह मन से माफी नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन कम से कम औपचारिकता पूरी कर दी। चूंकि होमरूम टीचर ने कहा था, कैथरीन ने भी और बात नहीं बढ़ाई। सबको लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन तभी कैथरीन ने अचानक ठंडी और रौबदार आवाज में कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। कैथरीन की अचानक की गई बात ने सबको उसकी नीयत के बारे में जिज्ञासु बना दिया, लेकिन कोई भी डर के मारे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी प्रभावशाली मौजूदगी और आभा ने सबको हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया, जिससे कोई भी उसके करीब आने या उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही कैथरीन ने एक कदम आगे बढ़ाया, क्लास 8 के छात्र स्वाभाविक रूप से पीछे हट गए और उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। यह कोई राज नहीं था कि कैथरीन का निशाना लियाना ही है, और लियाना खुद भी इसे अच्छी तरह जानती थी। कैथरीन को अपने करीब आते देख लियाना की आंखों में घबराहट भर गई। उसके हाथों की उंगलियां कांपने लगी, जिन्हें वो काबू नहीं कर पा रही थी। कैथरीन की ठंडी, बर्फ जैसी निगाहें लियाना के दिल को चीर रही थीं। उनमें छिपा खतरा और गुस्सा इतना दबाव बना रहा था कि लियाना का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वह बेचैनी से खुद को संभालने की कोशिश करती रही। आखिरकार कैथरीन तो बस गांव से आई एक अवांछित लड़की थी, उससे डरने की क्या जरूरत थी। थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए लियाना ने बोलने की कोशिश की। तुम चाहती क्या हो? उसने पूछा। कैथरीन ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं चाहती क्या हूँ? हाँ, उसने आंखें झपकाते हुए लियाना को ऊपर नीचे देखा। उसकी लापरवाह सी निगाहों के बावजूद लियाना के पैरों में कमजोरी आ गई और वह लगभग गिर ही गई। लियाना, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, कैथरीन ने शांति से कहा। उसका चेहरा अब भी नींद भरा सा लग रहा था। तुरंत ब्रायन और डेविड ने कैथरीन का साथ दिया। हाँ, तुम्हें कैथरीन से माफी मांगनी चाहिए। ब्रायन ने ठंडी निगाहों से लियाना को घूरा। हालांकि उनकी कक्षा के सभी छात्र उसे सबसे खूबसूरत लड़की मानते थे, ब्रायन को वह हमेशा बनावटी और झूठी लगती थी।
आज उसने कैथरीन पर झूठा इल्जाम लगाया था और ब्रायन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने थोड़ी उठाकर घमंड से उसे देखा और बिल्कुल सम्मान देने का इरादा नहीं किया। लियाना, यहाँ तक कि मैथ टीचर ने भी कैथरीन से माफ़ी मांगी है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अभी सही फैसला लो और कैथरीन से माफ़ी मांगो। क्लासमेट की बातें सुनकर लियाना का गुस्से से कांपना स्वाभाविक था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि सब कैथरीन का साथ क्यों दे रहे हैं। कैथरीन के आने के बाद से सब कुछ बदल गया था। उसकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई थी। लाल आंखों और जिद्दी चेहरे के साथ वह बेहद बेबस और दुखी लग रही थी, जैसे कोई लाचार पिल्ला। मैंने गलत क्या किया है? मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं? तुम सब मेरे खिलाफ मिलकर मुझे धमका रहे हो। क्या यही स्कूल है? कैथरीन ने भौं उठाए और लियाना को सिर से पांव तक देखा। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि यह लड़की इतनी चालाक निकली, लेकिन क्या ये चालें चलेंगी? कैथरीन को और कुछ कहने में दिलचस्पी नहीं थी। अगर लियाना उसकी राह में न आती और चुपचाप रहती, तो कैथरीन उसे मिस स्वॉन की तरह चैन की जिंदगी जीने देती। कैथरीन को वैसे भी इन टाइटल्स से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर लियाना बार बार उसे परेशान करती, तो कैथरीन को सबक सिखाना ही पड़ता। कैथरीन की नाजुक आंखों में ठंडापन झलक उठा। उसने बिना किसी भाव के कहा, माफ़ी मांगो या स्कूल छोड़ दो। चुनाव तुम्हारा है। कई लोगों को लगा कैथरीन हद से ज्यादा कर रही है। लियाना से गलती हुई थी, लेकिन उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर करना बहुत बड़ा कदम था। फिर भी कोई भी छात्र उसकी नाराजगी झेलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबकी निगाहें अपने ऊपर महसूस कर लियाना शर्मिंदा हो उठी। वह माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि कैथरीन आसानी से पीछे नहीं हटेगी। कैथरीन अब चेयरपर्सन बन चुकी थी और यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे रोक नहीं सकते थे। ये सोचकर लियाना के मन में डर बैठ गया। क्या कैथरीन वाकई इतनी ताकतवर थी? उसके मन में शक उठने लगे। स्थिति बिगड़ती देख होमरूम टीचर को दखल देना पड़ा। उसने कहा, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है। लियाना, तुमने कैथरीन पर झूठा आरोप लगाया और उसे झूठा समझा। अब तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले तो लियाना बेहद घमंडी थी, यहाँ तक कि उसने होमरूम टीचर की बातों पर भी ऊंची आवाज़ में सवाल उठाए थे। इससे कैथरीन ही नहीं बल्कि टीचर भी नाराज़ थीं। टीचर की बातों ने लियाना को इज्जत बचाने का मौका दिया। उसने आंसू भरी आवाज़ में कहा, ठीक है कैथरीन, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने गलती की और तुम्हें गलत समझा। फिर उसने कैथरीन की तरफ देखा और बोली, क्या अब ये काफ़ी है कैथरीन? उसका चेहरा दुखी और बेबस लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जहर छिपा था, जैसे वह कैथरीन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। कैथरीन धीरे धीरे उसके पास आई, हल्का झुककर उसके कान में फुसफुसाए, मुझे पता है कि तुम सच में ये सब नहीं मानती। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास मुझसे माफ़ी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये कहकर कैथरीन पीछे हट गई, हाथ बांधकर ठंडी नज़र से उसे घूरती रही। लियाना का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से कांपने लगी। ठीक है सब लोग, अपनी अपनी सीट पर लौटो। अब क्लास शुरू होती है, होमरूम टीचर ने कहा और माहौल शांत हो गया। कैथरीन अपनी सीट पर लौट आई, हल्के से खुद को एडजस्ट किया और फिर से सो गई। उसकी सुंदर मुद्रा देखकर पास बैठे ब्रायन के मन में उसके लिए और भी इज्जत और प्रशंसा बढ़ गई। उसने समझ लिया कि अब से कोई भी कैथरीन की नींद में खलल नहीं डालेगा, क्योंकि कैथरीन अपनी नींद से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसे किसी का परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी उसकी नींद बिगाड़ेगा, उसे ब्रायन से निपटना पड़ेगा। इस घटना की वजह से क्लास का आधा समय निकल गया और बाकी आधे पीरियड में टीचर ने छात्रों को सेल्फ स्टडी करने दिया। कुछ देर बाद ब्रेक हुआ। ब्रायन, डेविड और उनके दोस्तों ने क्लास 8 के लिए एक नियम बना दिया। अब से ब्रेक के दौरान क्लास में बिल्कुल शांति रहनी चाहिए। अगर किसी ने शोर किया तो ब्रायन उससे निपटेगा। सनसियर हाई स्कूल का कोई भी छात्र ब्रायन की बात टालने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए राहगीर जब क्लास 8 के सामने से गुजरे तो चकित रह गए।
ब्रेक के समय भी क्लास बिल्कुल सुनसान थी, जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो। लोग इस अजीब माहौल से हैरान थे। क्लास 8 वाकई टॉपर क्लास कहलाने लायक थी। पढ़ाई को लेकर उनकी ऐसी लगन देखकर कोई भी समझ सकता था कि वे ग्रेड में पहले स्थान पर क्यों हैं। कैथरीन पूरी क्लास में सोती रही और सिर्फ आखिरी घंटी बजते ही उठी, जैसे अलार्म घड़ी हो। ब्रायन ने उसे उठते देखा और तुरंत एक गर्म पानी की बोतल आगे बढ़ाई। कैथरीन, यह मेरी नई बोतल है। इसे स्टेरिलाइज किया गया है और पानी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, जो गले के लिए बिल्कुल सही है। मुझे लगा तुम्हें नींद से उठने के बाद प्यास लगी होगी। प्लीज लो। कैथरीन ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। वह जानती थी ब्रायन उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपनी ठंडी और दूर की छवि बनाए रखी। फिर भी उसने बोतल लेकर धीरे धीरे एक घूंट पिया। पानी ताजगी भरा था। ये लड़का वाकई ध्यान रखने वाला था। कैथरीन के मुंह न बनाने से ब्रायन को लगा कि वह अच्छे मूड में है। उसने मौके का फायदा उठाया और कहा, कैथरीन, क्या मैं तुम्हें बॉस बुला सकता हूँ? परीक्षा शुरू होते ही गणित की अध्यापिका कक्षा में आई और प्रश्न पत्र बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत देखा कि कैथरीन हमेशा की तरह बेंच पर सो रही थी, लेकिन उन्होंने उसे जगाया नहीं। सभी छात्रों को प्रश्न पत्र मिल गए, फिर भी कैथरीन बिना किसी रुकावट के सोती रही। परीक्षा आधी बीत चुकी थी, लेकिन कैथरीन अब भी गहरी नींद में थी। सिर्फ अंतिम 5 मिनट शेष रहते ही कैथरीन जागी। गणित की अध्यापिका ने चेहरे पर आत्मसंतोष भरी मुस्कान के साथ सोचा कि कैथरीन के पास तो शायद केवल अपना नाम लिखने का समय ही बचा होगा। उन्हें विश्वास था कि इस बार कैथरीन शर्त हार जाएगी और स्कूल से इस परेशान करने वाली लड़की से छुटकारा मिल जाएगा। घंटी बजते ही सभी छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाएं जमा कीं। कैथरीन ने भी ऐसा ही किया। गणित अध्यापिका ने उस पर एक सरसरी निगाह डाली, उसके उत्तर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। उनके अनुसार 5 मिनट तो एक सवाल हल करने के लिए भी काफी नहीं थे। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं उस पर वक्त क्यों बर्बाद करूं? उन्हें पूरा यकीन था कि यह गंवार सी गांव की लड़की कैथरीन शर्त हार ही जाएगी। परीक्षा कक्ष से निकलते ही कैथरीन ने देखा कि ब्रायन उसकी ओर भागते हुए आ रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। ब्रायन ने अपराधाभाव से कैथरीन की ओर देखा और बोला, बॉस, माफ करना, मैंने सोचा भी नहीं था कि गणित की अध्यापिका इतनी निर्दयी होगी। उन्होंने तो मेरे परीक्षा कक्ष के निरीक्षक को भी रिश्वत दे दी। जानबूझकर मुझे घंटी बजने से पहले उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करने दी। कैथरीन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में बोली, कोई बात नहीं। चूंकि यह बड़ी परीक्षा नहीं थी, इसलिए नियम भी ढीले थे। 2 परीक्षाओं के बीच केवल 10 मिनट का अंतराल था। जल्द ही दूसरी घंटी भी बज गई। ब्रायन बार बार वादा करता रहा कि वह कैथरीन के लिए उत्तर प्राप्त कर लेगा, लेकिन अफसोस, वो फिर अपने वादे पर खरा नहीं उतर सका। किसने सोचा था कि यह परीक्षा इतनी सख्ती से ली जाएगी? वही निरीक्षक फिर से आ गया था। कैथरीन ने भी अपनी पुरानी आदत नहीं बदली, पूरी परीक्षा में सोना और केवल अंतिम 5 मिनट में जागकर जल्दी जल्दी कुछ लिख देना। गणित अध्यापिका ने उसकी यह आदत देखकर अब ध्यान ही देना छोड़ दिया। उनके लिए ये लड़की शर्त जीतने की कोई संभावना नहीं रखती थी। घंटी बजते ही कैथरीन सबसे पहले कक्षा से बाहर चली गई। उसके जाते ही सहपाठियों ने चुगली शुरू कर दी। अरे देखा, कैथरीन तो पूरी परीक्षा सोती रही, सिर्फ आखिरी 5 मिनट में उठकर अपना नाम लिखकर कॉपी जमा कर दी। उसकी बगल में बैठा एक सहपाठी बोला, नहीं, मैंने उसकी कॉपी देखी थी। उसने ज्यादातर सवालों के जवाब लिखे थे, सिर्फ नाम नहीं। ये सुनकर एक और छात्र ने ताना मारा, हम्फ, मान लो उसने कॉपी भर भी दी, तो भी उसके जवाब बकवास होंगे। 5 मिनट में कोई क्या लिख सकता है? क्या उसे लगता है वो यूं ही टॉपर बन जाएगी? वो समझती क्या है खुद को? कक्षा में कैथरीन की ही चर्चा चलती रही। तभी ब्रायन अंदर आया और उसने ये सब सुन लिया। उसका चेहरा उतर गया। उसने सोचा, धत,
अभी कल ही उसने मेरा बॉस बनना स्वीकार किया और अब लगता है कि वह जल्द ही स्कूल से निकाली जाएगी। नहीं, उसे कैथरीन से बात करनी ही होगी। वह जानना चाहता था कि कैथरीन किस स्कूल में ट्रांसफर होने वाली है ताकि वह भी उसके पीछे जा सके। ये सोचकर वह जल्दी से कक्षा से निकल गया, लेकिन ब्रायन उससे मिल नहीं पाया। जब वह स्कूल गेट तक पहुंचा तो उसने देखा कि कैथरीन एक कार में बैठ रही थी। इस बार वह चमचमाती मेबाक नहीं थी जिसके महंगे नंबर प्लेट सबको चौंका देते थे, बल्कि एक सादा काले रंग की मर्सिडीज थी। ब्रायन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसे मालूम था कि कैथरीन की रोज की सवारी लग्जरी कार ही होगी। आखिरकार वह स्वान कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन थी और अरबों डॉलर की वारिस। वह तो बस अपनी बॉस की शान पर दंग रह गया। कैथरीन जैसे ही कार में बैठी, लियोनेल ने उसे कंपनी की ताज़ा रिपोर्ट थमा दी। मिस स्वान, आपके पद का हस्तांतरण लगभग पूरा हो चुका है। लिंडा ने बताया है कि आज ऑफिस में मिलना होगा क्योंकि एक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। कृपया तैयार रहें। कैथरीन समझ गई कि लियोनेल की बात का असली मतलब क्या है। लिंडा, जो पहले चेयरपर्सन की सचिव थी, हमेशा से कैथरीन की क्षमता पर शक करती रही थी और मानती थी कि उसे यह पद नहीं संभालना चाहिए। यह मुलाकात आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन लियोनेल की बात सुनकर भी कैथरीन शांत रही, जैसे ये सब उससे कोई मतलब ही न रखता हो। उसने लियोनेल की ओर देखा, उसका चेहरा निर्विकार और ठंडा था। मध्यम आयु के लियोनेल की रीढ़ में उसकी तीखी निगाह से सिहरन दौड़ गई। उसकी नज़र किसी को भी असहज कर सकती थी। उसने झिझकते हुए कहा, मिस स्वान, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। आपकी नज़र मुझे घबराहट में डाल देती है। कैथरीन ने धीरे से कहा, कुछ खास नहीं, पर तुम्हें मुझे मिस स्वान कहने की ज़रूरत नहीं। बस कैथरीन कहो। लियोनेल ने तुरंत सिर हिलाया और आदरपूर्वक बोला, ठीक है, कैथरीन। हालांकि भीतर से उसे असहजता महसूस हुई। एक वकील होने के नाते वह हमेशा अपनी भाषा को लेकर सतर्क रहता था। कैथरीन ने देखा कि वह अभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। बस वह मैडम स्वान ना कहे, यही काफी था। उसे बुरी औरत समझे जाने की आदत नहीं थी। स्वान कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पहुंचते ही लियोनेल कैथरीन को चेयरपर्सन के ऑफिस में ले गया। वहां लिंडा, जिसे लोग क्रूएला द विल कहते थे, पहले से इंतजार कर रही थी। कैथरीन के आते ही लिंडा ने सम्मानपूर्वक कहा, कैसी हैं आप मिस स्वान? कैथरीन ने बस एक नज़र डाली और सीधे ऑफिस की ओर बढ़ गई। उसी मंजिल पर मौजूद अन्य सचिवों ने कैथरीन का ये रवैया देखा और उनकी आंखों में प्रशंसा झलक उठी। एक सचिव बोली, नई चेयरपर्सन तो बहुत ही निडर हैं। देखो, लिंडा को भी नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी ने धीमे स्वर में कहा, निडर? हाँ, सुंदर तो है, लेकिन क्या ये लड़की सचमुच लिंडा का सामना कर पाएगी? सुना है कि स्वान परिवार की यह गांव की बेटी बिल्कुल अनपढ़ है। मिस्टर स्वान ने तो बस जनता को खुश करने के लिए पद छोड़ा है। ये लड़की हफ्ते भर में अपनी औकात पर आ जाएगी। किसी ने फुसफुसाकर पूछा, सच? तुम्हें ये कहाँ से पता चला? जवाब मिला, सोचो कौन? मिस्टर स्वान के सीनियर असिस्टेंट ने ही बताया है। पक्की खबर है, ये लड़की एक हफ्ते से ज्यादा चेयरपर्सन की कुर्सी पर नहीं टिक पाएगी। सचिवों के बीच कैथरीन की ही चर्चा हो रही थी। लिंडा ने इन फुसफुसाहटों पर ध्यान दिया। स्वान कॉर्पोरेशन में वर्षों के अनुभव ने उसे समझा दिया था कि कॉर्पोरेट दुनिया के समीकरण हर पल बदलते हैं। उसने महसूस किया कि कैथरीन की उपस्थिति परिवार के अन्य उत्तराधिकारियों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। पर यह प्रभाव हफ्ते भर टिकेगा या 3 महीने, ये लिंडा की चिंता नहीं थी। उसका ध्यान तो अपने काम पर था। लिंडा ने अपनी टीम के साथ ऑफिस में प्रवेश किया और फाइलें कैथरीन के सामने रख दी। उसका रवैया आदरपूर्ण था, लेकिन ठोस भी। मिस स्वान, ये दस्तावेज हैं। अगर सब ठीक लगे तो कृपया यहाँ साइन कर दें। कैथरीन ने सिर हिलाया और फाइलें खोलने लगी। उसका चेहरा आकर्षण और ठंडी दृढ़ता का मिश्रण था। लिंडा के साथ आए एक सचिव ये देखकर चौंक गई।
लिंडा ने कैथरीन को अनुदित सहयोग प्रस्ताव नहीं दिया था, बल्कि वह मूल दस्तावेज रखे थे जो सीधे उनके क्रेबियर वाले क्लाइंट से आए थे। वो दस्तावेज पूरी तरह क्रेबियन भाषा में थे और उसमें इतने पेशेवर शब्द थे कि किसी क्रेबियन साहित्य में डिग्रीधारी को भी समझने में समय लगता। सबको पता था कि नई चेयरपर्सन ने कभी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। क्या लिंडा ने जानबूझकर मिस स्वॉन को शर्मिंदा करने के लिए ये क्रेबियन कॉन्ट्रैक्ट दिया था? सचिव को भीतर ही भीतर डर लग रहा था कि कहीं इस शक्ति संघर्ष की आंच उस पर भी न आ जाए। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उनकी नई चेयरपर्सन कैथरीन को कंपनी में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कैथरीन के पास खड़े लियोनेल भी सेक्रेटरी की तरह हैरान रह गए। दुनिया के प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंस और लॉ स्कूल से उत्कृष्ट स्नातक होने के नाते उसे थेशन सार्वभौमिक भाषा पर पूरा भरोसा था, लेकिन क्रेबियन उसकी मजबूती नहीं थी। वो कैथरीन को लेकर चिंतित था क्योंकि लिंडा जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। उसे डर था कि इस बार कैथरीन खुद को शर्मिंदा कर बैठेगी। बिना किसी भाव के कैथरीन ने दस्तावेज उठाया और पूरे ध्यान से एक एक शब्द पढ़ने में 1 मिनट लगाया। लिंडा ने देखा कि कैथरीन कागज देख रही है और सोचा कि वह बस नाटक कर रही है। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक छुपी नहीं रह सकी। वह दस्तावेज क्रेबियन भाषा में था, जो दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक मानी जाती है। अगर कैथरीन ने अनुवादित संस्करण मांगा होता तो लिंडा उसे दे देती, लेकिन कैथरीन ने खुद को साबित करने की ठानी और मदद नहीं मांगी, इसलिए लिंडा ने भी देने की जरूरत नहीं समझी। कैथरीन ने बगल में रखी पेन उठाए और कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पन्ने पर अपना नाम साइन कर दिया। कैथरीन को साइन करता देख लिंडा का चेहरा उतर गया। आखिरकार ये लड़की स्वॉन कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन बनने लायक नहीं थी। क्या उसे अपने साइन का मतलब भी समझ में आया? बिना गहराई से पढ़े वह ऐसे कैसे साइन कर सकती है? उसके इस दुस्साहसिक कदम ने सबको हैरान कर दिया। कैथरीन को मानो कोई परवाह ही नहीं थी कि लोग उसका मजाक बनाएंगे। लिंडा ने मान लिया कि वह अब चुपचाप किनारे हो जाएगी। लिंडा ने पीछे से एक और दस्तावेज निकाला, क्रेबियन कॉन्ट्रैक्ट का एस्कनन ट्रांसलेशन। उसने ठंडी नजरों से कैथरीन की ओर देखा और लगभग बेअदबी से बोली, मिस स्वॉन, ये रहा ट्रांसलेटेड वर्जन। क्या आप देखना चाहेंगी? कैथरीन ने दस्तावेज लिया, जल्दी से उसे स्कैन किया और फिर धीरे धीरे नजर उठाए। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने कठोर स्वर में पूछा, इसे ट्रांसलेट किसने किया? कैथरीन के भाव देखकर लिंडा घबरा गई। वो तो कैथरीन को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी में सच कबूलना पड़ा। मिस स्वॉन, ये ट्रांसलेशन हमारे क्रेबियर बिजनेस के जिम्मेदार सेक्रेटरी ने किया है। क्या कोई समस्या है? कैथरीन ने लिंडा को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखें इतनी पैनी थीं जैसे चील की नज़र जिससे हर कोई सहम गया। उसने और भी ठंडे स्वर में कहा, एक प्रोफेशनल क्रेबियन ट्रांसलेटर होते हुए भी इस व्यक्ति ने सबसे बुनियादी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। लिंडा तुरंत पास आई और देखने लगी। वो क्रेबियन की एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन 8 भाषाओं में पारंगत होने के कारण थोड़ा बहुत समझ सकती थी। कैथरीन द्वारा दिखाए गए हिस्से को पढ़कर उसने वाकई गलती पकड़ ली। वह जैसे बिजली गिरने से स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कैथरीन को सबक सिखाने की योजना अब उसके लिए ही अपमान बन गई थी। अब शर्मिंदा होने वाली कैथरीन नहीं, बल्कि लिंडा थी। मध्य आयु की लिंडा खुद को एक युवा लड़की के सामने मस्खरा महसूस करने लगी। उसने मन ही मन खुद को कोसा कि उसने अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश की और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। गलती सामने आते ही उसने तुरंत सम्मानपूर्वक माफी मांगी। मिस स्वॉन, माफ कीजिए, यह मेरी गलती थी। मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सभी लोग स्तब्ध रह गए। मिस स्वॉन ने लिंडा को झुकने पर मजबूर कर दिया था। लोगों को लगा था कि कैथरीन इस मौके पर लिंडा से नज़दीकी बढ़ाकर फायदा उठाएगी, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट उसने खुलकर लिंडा को फटकार लगाई और बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। कैथरीन ने आराम से कहा,
इस महीने का तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस काट लिया जाएगा। यही तुम्हारी सज़ा है। लिंडा के बगल में खड़ी जूनियर सेक्रेटरी डर के मारे पीली पड़ गई। उसने सोचा लिंडा अब गुस्से में फट पड़ेगी, लेकिन सबको हैरानी हुई जब लिंडा ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू मिस स्वॉन। जूनियर सेक्रेटरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, मानो क्रूएला द विल गायब हो गई हो और मिस स्वॉन असली क्वीन बनकर उभरी हो। लिंडा अपने सख्त सिद्धांतों और समझौता न करने के स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वो सबसे छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर कैथरीन ने उसे दंड न दिया होता तो लिंडा उसे कमज़ोर समझ लेती, लेकिन कैथरीन ने उसकी नज़रों में और भी सम्मान पा लिया। अब लिंडा ने ठान लिया कि वह नई चेयरपर्सन के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगी। उसे एहसास हो गया कि मिस स्वॉन साधारण नहीं है। लिंडा ने कैथरीन को एक और दस्तावेज थमाया। मिस स्वॉन, यह इस महीने का फाइनेंशियल एलोकेशन है, कृपया देख लीजिए। कैथरीन ने आलस भरे लहजे में जवाब दिया। उसका रवैया बेहद लापरवाह था, लेकिन अब दफ्तर में कोई भी उसकी बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। कैथरीन ने एलोकेशन देखा और एक नज़र में सब कुछ समझ लिया। स्वॉन कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनी में विसेंटे ने सिर्फ काबिल लोगों को रखा था, इसलिए अकाउंट्स बेहद साफ सुथरे थे। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक पर्सनल एलोकेशन पर पड़ी और उसका चेहरा बदल गया। लिंडा ने तुरंत कैथरीन की प्रतिक्रिया भांप ली और बोली, मिस स्वॉन, यह मिस्टर जॉनथन की पर्सनल फंड रिक्वेस्ट है। पिछले हफ्ते यहाँ से 1 मिलियन प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। कैथरीन ने भौहें चढ़ाई, हैरानी से पूछा, क्या उसे इसकी अथॉरिटी है? लिंडा ने समझाया, मिस स्वॉन, ये डिमांड मिस्टर जॉनथन ने की थी। उनका अंकल फाइनेंस मैनेजर है जो डिसबर्समेंट देखता है। स्वॉन्स के बच्चों को हर महीने अलाउंस मिलता है। इसे एडवांस पेमेंट माना गया है, लेकिन वह पहले ही 3 मिलियन से ज़्यादा ले चुका है। विसेंटे के जिंदा रहते जॉनथन ने खुद को काफ़ी संयमित रखा था और सिर्फ कुछ लाख ही मांगा करता था। लेकिन विसेंटे के गुजरने के बाद उसने खुद को स्वॉन परिवार का वारिस मान लिया और कंपनी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उसका रिलेटिव फाइनेंस मैनेजर होने की वजह से उसे और भी आसानी हो गई। ये सुनकर कैथरीन का चेहरा और कठोर हो गया। उसने सीधा आदेश दिया, एचआर डिपार्टमेंट को सूचित करो कि यह फाइनेंस मैनेजर अपनी ड्यूटी में लापरवाह है। उसकी नौकरी तुरंत टर्मिनेट कर दी जाए। लिंडा दंग रह गई। उसने अभी अभी बताया था कि फाइनेंस मैनेजर जॉनथन का अंकल है, यानी कैथरीन का भी अंकल। क्या कैथरीन सचमुच अपने ही अंकल को निकालने जा रही थी? लिंडा ने झिझकते हुए धीरे से पूछा, मिस स्वॉन, क्या आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं? कैथरीन ने धीरे से सिर उठाया और लिंडा पर बर्फ सी ठंडी नज़र डाली। उसके रौब से सब सहम गए। कहीं मैंने साफ नहीं कहा? उसने शांत स्वर में पूछा, लेकिन उसमें गहरी धमकी छुपी थी। अनुभवी बिजनेसवुमन होने के बावजूद लिंडा को डर महसूस हुआ। जी, मिस स्वॉन, मैं आज ही एचआर डिपार्टमेंट को आदेश दे दूंगी। क्या और कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मिस स्वॉन? कैथरीन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। लिंडा और जूनियर सेक्रेटरी सम्मानपूर्वक बाहर निकल गईं। लिंडा ने जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर दिया। बाहर आते ही जूनियर सेक्रेटरी ने राहत की सांस ली और बोली, लिंडा, मिस स्वॉन का तो गजब का दबदबा है। यकीन करना मुश्किल है कि वह अभी भी स्टूडेंट है। लिंडा ने चुपचाप उसकी ओर देखा, मानो कहना चाहती हो कि उसे असली हालात का अंदाज़ा ही नहीं है। फिर वह हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उसने सोचा, नई चेयरपर्सन बाहर से बिल्ली जैसी दिखती है, लेकिन असल में शेरनी है। लगता है स्वॉन कॉर्पोरेशन पूरी तरह बदल जाएगी।